हाल की घटनाओं के आधार पर सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। नेपाल में जेनजी के नेतृत्व वाले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया था। इन प्रदर्शनों में भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया प्रतिबंध और आर्थिक संकट जैसे मुद्दे प्रमुख थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों घायल होने की खबरें हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और अन्य सरकारी इमारतों पर हमले किए, जिसके बाद नेपाली सेना ने कानून व्यवस्था संभाली और कर्फ्यू लगाया। प्रदर्शनकारी युवाओं के नेता ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार बताया। उनका कहना है कि कार्की अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। काठमांडू के मेयर बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की का समर्थन किया है, जिससे उनकी जिम्मेवारी को और ताकत मिले और साथ ही उनकी उम्मीदवारी को भी ताकत मिले। युवा नेता दिवाकर दंगल ने कहा कि हम इस आंदोलन को भ्रष्टाचार के खिलाफ चला रहे हैं, जो देश में बहुत ही फैल चुका है। बता दें कि सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 में हुआ। वो नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। वे नेपाल की पहली और एकमात्र महिला चीफ जस्टिस रहीं, जिन्होंने 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक यह पद संभाला। साथ ही वे भ्रष्टाचार विरोधी छवि के लिए जानी जाती रही हैं। भारत से उनके संबंध की अगर बात की जाए तो बीएचयू की पूर्व छात्रा होने के कारण उनका भारत से गहरा जुड़ाव भी है। उन्होंने हाल ही में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हैं और भारत को नेपाल का सबसे भरोसेमंद साझेदार मानती हैं। ये बिल्कुल ये मतभेद तो होता है एक, पर अभी के जो संक्रमण काल है उसमें हैंडल करने का साहस उसमें सुशीला कार्की जी में ऐसा मुझको लगता है। I don't think so. We fought for our country, not for any kind of reward. We don't need any kind of reward. This is my personal opinion. ये बिल्कुल ये मतभेद तो होता है एक, पर अभी के जो संक्रमण काल है उसमें हैंडल करने का साहस उसमें सुशीला कार्की जी में ऐसा मुझको लगता है। I don't think so. We fought for our country, not for any kind of reward. We don't need any kind of reward. This is my personal opinion. ये बिल्कुल ये मतभेद तो होता है। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रामजी सोनी जुड़ चुके हैं नेपाल से। रामजी, बताइए कि नारी शक्ति के नाम पर क्या पूरे नेपाल में सहमति बन गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल रात से देर तक माथापच्ची के बाद आखिरकार लीला कार्की के नाम पर मोहर लग गई है और नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार लीला कार्की चलाएंगी। और नेपाल में इसको लेकर भारी उत्साह भी देखा जाता है, क्योंकि लीला कार्की जो है वो पूर्व न्यायाधीश भी नेपाल की रह चुकी हैं और उनको नेपाल सरकार का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिली। कल देर रात जब हम नेपाल में मौजूद थे, वहां के युवा भी यही कह रहे थे कि लीला कार्की के हाथ में बागडोर गई है और लीला कार्की देश को अच्छा चलाएंगी। तो ये बताइए राम जी कि जिस तरह से आंदोलन हमने देखा, आंदोलन के बाद जो है ये जो नया जिस तरह से नामों की बात हो रही है, नारी शक्ति यानी कि सुशीला कार्की के नाम की बात हो रही है, तो इसको लेकर कहीं से कोई विरोध प्रदर्शन हुआ हो, कहीं से कोई विरोध की बात खबर सामने आ रही हो? नहीं, अभी देखिए कल की बात है, कल दोपहर की बात है, जब कल दोपहर में जिंजी की बैठक हो रही थी काठमांडू में, तो इस बीच जिंजी 2 धड़ों में बढ़ता नजर आ रहा था। एक धड़ा जो लीला कार्की का समर्थन कर रहा था और दूसरा धड़ा जो था वो लीला कार्की के विरोध में आ गया था। लेकिन देर रात तक मीटिंग चलने के बाद आखिरकार लीला कार्की के नाम पर सहमति बन गई है और अभी कुछ देर बाद जो जानकारी सामने आई है कि कुछ देर बाद लीला कार्की प्रधानमंत्री की शपथ भी ले सकती। तो काठमांडू की सड़कों पर फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, काठमांडू की सड़कों पर आर्मी को रखा गया, आर्मी वहां मौजूद है, लेकिन जो राष्ट्रपति भवन है वहां की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और जो नारायण हिटी दरबार था जिसमें पूर्व गणेश रहा करते थे पहले 2008 से पहले, उसकी भी वहां सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो इससे ये साफ संकेत है कहीं ना कहीं नेपाल में जो माहौल है वो
देखिए लीला कार्की के पक्ष में चला गया और लीला कार्की वहां नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि ये जो राष्ट्रपति है वो शपथ दिलाएंगे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का शपथ होगा और उसके देर शाम तक कहीं ना कहीं राजा को भी नारायण रेड्डी दरबार में प्रवेश कराने का प्रयास किया जाए। ये सूत्रों से हवाले से ये खबर आई है कि नेपाल में राजतंत्र की भी वापसी संभव हो सकती है। ठीक है राम जी, ये बताइए कि जिस तरह से उग्र आंदोलन हमें देखने को मिला, क्या लगता है राम जी कि आगे आने वाले समय में जैसे कि अभी सुशीला कार्की के नाम की बात हो रही है, तो क्या किसी तरह की कोई और जो है नामों की चर्चा अभी भी है या फिर शपथ सुशीला कार्की ही आने वाले समय में लेने वाली है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सुशीला कार्की शपथ लेने वाली है? नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा ये कई नामों की चर्चा है, जैसे बलेंसा वगैरह जितने भी 3-4 नामों की चर्चा हुई थी, लेकिन आखिरकार देर रात सुशीला कार्की के नाम पर ही वहां मोहर लगी है और जिंजी की बैठक में सुशीला कार्की के नाम पर ही सहमति जताई गई है। इसको लेकर वहां जो राष्ट्रपति भवन है उसकी सुरक्षा तो इसीलिए बढ़ाई गई कि लीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और हलचल भी काठमांडू में इस समय जो युवा थे जिंजी के, वो भी कहीं ना कहीं अब लीला कार्की के पूर्ण रूप से समर्थन में, इसीलिए जिंजी के कार्यकर्ताओं ने आपस में पहले एक बैठक की, उसके बाद ये देर रात लीला कार्की के नाम पर मोहर लगाई गई। तो इससे साफ हो गया है कि नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री लीला कार्की ही बनने जा रही है, उसके अलावा और किसी नाम की कोई चर्चा नहीं। तो फिलहाल यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी नेपाल में जो है स्थिति सामान्य बन गई है और सब कुछ जो है अंडर कंट्रोल में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नेपाल की स्थिति जो 3 दिन से जहां काफी खराब हुई थी, लेकिन इस समय नेपाल की स्थिति में काफी सुधार है। सेना के हाथों में पूरी तरह से बागडोर है और सेना ने मोर्चा पूरा संभाल रखा है। सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी काठमांडू की सड़कों पर सुरक्षा में लगी हुई हैं। वहीं जनता से भी अपील की जा रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। सेना ने भी सुबह ही एक विज्ञप्ति जारी कर ये कहा था कि कोई भी अफवाह पर ध्यान न दे, क्योंकि लीला कार्की ही देश की पहली महिला प्रधान। ठीक है राम जी, मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं विदेश मामलों से जानकार संजीव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, साथ ही रक्षा विशेषज्ञ री विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो सीधे मैं रुक करती हूँ संजीव जी आपके पास, क्योंकि जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं कि जो अभी आने वाले समय में जिनके नाम की चर्चा हो रही है, यानी कि सुशीला कार्की को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनका भारत के साथ जो है संबंध अच्छा है। तो कैसे आप देखते हैं कि आने वाले समय में भारत के साथ जिस तरह से सुशीला कार्की के संबंध अच्छे हैं और अगर वो पीएम बनती है तो भारत के लिए कितना फायदा होगा? देखिए, भारत की जो संबंध है वो नेपाल के सभी राजनीतिक दलों के साथ और वहाँ पे जो प्रबुद्ध जन हैं, सुशीला कार्की जैसी जो एक बहुत ही सम्मानित महिला हैं और वो नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की रही हैं। तो उनके साथ और उनके हमने बयान भी देखे थे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ भी की थी। और उनका जो यदि नाम फाइनली वो अगर नेपाल की अंतरिम सरकार की मुखिया प्रधानमंत्री सुनी जाती हैं तो निसंदेह मेरा ऐसा मानना है कि भारत के साथ वो अच्छे संबंध बना करके रखेंगी। उनका भारत के साथ एक गहरा लगाव रहा है। उन्होंने मेरे जो गृहनगर वाराणसी के में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी की है और भारत के साथ जाहिर है कि बहुत ही गहरा उनका सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कनेक्ट है और वो भारत को बहुत सम्मान करती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं वो सुशीला कार्की के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। अब देखना होगा कि उनके नाम पर जो अभी सहमति बनती है, क्या लग रहा है किस तरह के जो है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में अच्छा हो सकता है, तो क्या लग रहा है किस तरह की जो चीजें हैं भारत के लिए अच्छी हो सकती है? देखिए, भारत और नेपाल के बीच के संबंधों के बारे में मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, सभी जानते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं है कि ये जो संबंध है ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये सिर्फ आर्थिक नहीं है, ये सिर्फ सामरिक नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी है।
भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत ही गहरे हैं, बहुत ही प्रगाढ़ हैं। ये रोटी बेटी का रिश्ता है और नेपाल के साथ तो हमारा जो कनेक्ट है वो ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आती हूँ। मेरे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हुए हैं। सर, ये बताइए कि जिस तरह से भारत और नेपाल को लेकर जो रिश्ते पहले थे उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखिए देखने को मिल रही थी, खटास तो आ ही रही थी। इस बीच जो है चीन का भी नाम सामने आ रहा है। जैसे कि ये खबर सामने आ रही है कि अभी जो है जो पीएम बनने वाली हैं, जिनके नामों की चर्चा हो रही है, वो सुशीला कार्की हैं। तो अगर सुशीला कार्की पीएम बनती हैं तो आने वाले समय में भारत, और जैसा कि मैं अभी संजीव जी से भी पूछ रही थी, भारत और नेपाल की जो रिश्ते हैं वो कितने गहरे होंगे, और चीन का अगर इसमें हाथ होता है, चीन अगर इसमें जुड़ा हुआ रहता है तो भारत के लिए कितना खतरा है? थैंक यू वेरी मच जी। और मेरे अच्छे दोस्त संजीव साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि हमारे बड़े पुराने गहरे संबंध हैं, जो रोटी बेटी की बात कर रहे हैं जी। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ऑस्ट्रिच पॉलिसी अपनाएंगे, वो दूसरी बात है, हमारे गहरे संबंध हैं जी। पर आपको ये भी बता दूं कि जहां गहरे संबंध होते हैं वहां पे गहरी मनमुटाव भी हो सकता है। और आमतौर पे ये देखा गया दुनिया की सारी लड़ाइयों में जी संबंध पहले बड़े पुराने रहे हैं। चाहे आप करबला देख लो, चाहे महाभारत देख लो, चाहे कहीं भी देख लो। सो हमको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत के हित में क्या है। अभी बेशक इनकी थोड़ा सा शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर बन गया है, ठीक है, पर उसका मतलब क्या है? पहले बताइए, ये सडन आग भड़की कैसे, क्यों? इसके पीछे अमेरिका था, जब चाइना था, जो भी था भारत के हित में नहीं था, ये आप याद रखिए। और ये अभी जो भड़की है बात, चाहे वो किसी चीज को लेके भड़की है तो कैसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए सर ये बताइए कि किस तरह से ये भारत के पक्ष में, भारत के हित में नहीं था? जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो हिंसा भड़की, जो चीजें हुई, वो किस तरह से? क्योंकि जब ये सिचुएशन डिस्टेबलाइज हो जाती है जी। इसके पीछे जरूर पहले पिछली बार जब डिस्टेबलाइज हुई थी काला पानी में, और जो और जितने एरिया है जो उत्तराखंड के आगे, उस एरिया के अंदर चाइनीज इंकर्शन कर रहे थे, उन्होंने नेपाल को उकसाया था। और चाइना अपना इंटरेस्ट ऑलरेडी दिखा रहा है, ऑलरेडी बीआरआई के प्रोजेक्ट्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना नहीं चाहता कि इस समय रॉयल फैमिली के हित के लोग उधर आए, क्योंकि रॉयल फैमिली के हित के लोग और जो आर्मी के हित में सोचते हैं वो भारत के क्लोज हैं, और वो ये नहीं चाहता कि ये हो, क्योंकि आर्मी जो है, नेपाल की आर्मी भारत के बहुत क्लोज है। और यही नहीं, बहुत सारे हमारे अफसर वहां जाकर ट्रेन कर चुके हैं। हमारे बहुत सारे अफसरों की शादी नेपाल में हुई है, इंक्लूडिंग माय ओन मामा। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थिति वहां बनी है इस समय भारत के हित में इसलिए नहीं होगी कि जो बाहर वाली फोर्सेज हैं वो नहीं चाहती कि भारत का यहाँ पे वर्चस्व फैले, और किसी तरीके से वो बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही कि भारत की वर्चस्व ज्यादा ना हो, इसकी कोशिश जो है आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो नहीं चाहेंगे। मेरे साथ एक बात और कह दूं, मैं आपको ये बता दूं, नेपाल में आर्मी का जो रुतबा है वो इतना ज्यादा है कि 1957 में जब मेरे फादर वहां पे पोस्टेड थे, मैं जब 6ठी क्लास में था, उस समय 3 फील्ड मार्शल थे नेपाल आर्मी में। 3 फील्ड मार्शल, 9000 की आर्मी, एक किंग खुद फील्ड मार्शल था, केसर और रुद्रा। अब आप बताइए, जब रॉयल्टी और आर्मी में इतना क्लोजनेस होगा और इंडियन आर्मी में इतना क्लोजनेस होगा, तो ये जो सर्कल है बहुत ही डीप है सर्कल, इसको चाइना नहीं करता। तो अब आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से भारत को अपना हित देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ जुड़े हुए राम जी संवाददाता हैं वहां से। राम जी, यह बताइए कि आप वहां पर
मौजूद हैं, तो वहाँ के लोगों से आपने बातचीत की होगी, तो वहाँ की जनता का क्या कहना है? क्योंकि देखिए जेनजी तो प्रदर्शन कर रही थी, सड़कों पर उतरी हुई थी, कई जगह तोड़फोड़, अगजनी, हमने बहुत सारी चीजें देखी, लेकिन जनता क्या कह रही है? जनता से आपने अगर बातचीत की हो, आपके पीछे भी कई लोग दिख रहे हैं, अगर आप उनसे बातचीत करें कि सुशीला कार्की के नामों की जब बात हुई है तो उनके अंदर क्या है, वो क्या उनको लेकर सोच रहे हैं? क्योंकि देखिए राजनीति, जैसा कि राजनीतिक काफी सारे नेता थे, लेकिन राजनीति से हटकर किसी न्यायाधीश के नाम की चर्चा और उसके बाद उस पर भरोसा, आखिर क्यों? देखिए, अगर नेपाल की जनता की बात की जाए तो हमने कई लोगों से बात भी की, लेकिन नेपाल की जनता देखिए, पहले तो बालेन शाह के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन नेपाल की जनता ने, कुछ जनता ये भी कह रहे थे कि राजशाही वापसी हो जाए, लेकिन जब से लीला कार्की का नाम सामने आया तब से ऐसा लग रहा है कि नेपाल की जनता लीला कार्की के नाम पर सहमत भी। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। नेपाल में जो जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, अब जो लीला कार्की हैं, लीला कार्की के नाम पर सहमति बनी है, कैसा देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, नहीं क्या देख रहे हैं, मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है, मतलब लीला कार्की सही रहेंगी या राजतंत्र सही रहेगा? लीला कार्की। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। अजय, नेपाल में जिस तरह से हालात हुआ और लीला कार्की जो वहाँ की पूर्व न्यायाधीश रहे, उनको प्रधानमंत्री बनाया जा रहा, अंतरिम प्रधानमंत्री, क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता राजी तो हम लोग समर्थन में उनके साथ में है। नेपाल की जनता अगर राजी है सही है, तो अगर कुछ लोग राजतंत्र की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव फिर से और बढ़िया वहाँ फिर से व्यवस्थाएं सब दुरुस्त हो। नहीं, लीला कार्की तो अंतरिम प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, उनको बनाया जाए, तो अच्छा से बनाया जाए। लेडीज है, उनको बनाया जाए, लेडीज है, अच्छे से सरकार चला लेंगी। देखिए, युवा भी कह रहे हैं कि वो महिला है, अच्छे से सरकार चला लेंगी, क्या कहेंगे? लेडीज हैं, अच्छे हैं, वो चला लेंगी। क्या जेंट्स अभी नहीं बनाना चाहिए, लेडीज को पहले बनाना चाहिए। लेडीज आदमी चलाएगा तो उसके बाद में देखेंगे। देखिए, युवाओं का जो भी कहना है कि जो महिला है उनको बिल्कुल राम जी, महिला शक्ति पर जो है वो भरोसा है नेपाल की जनता को। संजीव जी, ये बताइए कि जिस तरह से सुशीला कार्की के भारत से जुड़ाव की जो बातें सामने आ रही है, इससे क्या कूटनीतिक असर पड़ेगा भारत के लिए? देखिए, जैसा कि संगीता जी मैंने कहा कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही प्रगाढ़ हैं, मजबूत हैं, और भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो अपनी विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी पर चलता है, और हमने अपने जो नेबरिंग कंट्रीज को प्राथमिकता के साथ हम ट्रीट करते हैं, और नेपाल की स्थितियों में भारत की पैनी नजर ही नहीं है, बल्कि भारत इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि यदि हम नेपाल की स्थितियों के लिए कुछ कर सकते हैं और नेपाल की अगर सरकार किसी तरीके का रिक्वेस्ट भारत से करेगी तो भारत यथासंभव उन्हें हर तरीके की मदद पहुंचाएगा। तो ये भारत और नेपाल के रिश्तों की प्रगाढ़ता है, और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो सुशीला कार्की हो या कोई भी अन्य जो नेता हो जो कि वहाँ की सत्ता की समान संभालेंगे, तो ऐसे में ये भारत और उनके नेपाल के जो संबंधों को ये और गहरा और मजबूत बनाने का ही कार्य करेगा। और सुशीला कार्की का तो भारत के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी की है, और भारत के साथ उनका, जैसे कि उन्होंने अपने बयानों में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ भी की, और उन्होंने ये बात को कहा कि ये बहुत ही विशेष संबंध है भारत और नेपाल के। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि नेपाल के सभी पॉलिटिकल क्लास के सभी जो लीडर्स हैं वो भारत की महत्ता को जानते हैं, और भारत के जो संबंधों की जो तुलना किसी अन्य नेपाल के संबंधों के साथ हो ही नहीं सकती। मैं मानता हूं ये विशेष संबंध है, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है जिसको कह सकते हैं, और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना ही नहीं बल्कि विश्वास है कि नेपाल और भारत के जो संबंध हैं, आने वाली जो भी नेपाल की सरकार बनती है, जो भी वहां के नेता चुने जाते हैं, उनके नेतृत्व में, सुशीला कार्की जी के नेतृत्व में, ये जो आने वाले भविष्य में भी भारत और नेपाल के संबंध गहरे होंगे, प्रगाढ़ होंगे। भारत की जो विदेश नीति में हमने ये देखा था संगीता जी, चाहे वो श्रीलंका की स्थिति हो, श्रीलंका को हमने बहुत बड़ी मदद पहुंचाई थी। श्रीलंका जब आर्थिक संकट में था, बांग्लादेश के संदर्भ में भी भारत हर तरीके से वहां पर अपनी सलाहकारी भूमिका अदा करता रहा, और आज भी बांग्लादेश के हिंदू कम्युनिटी के लोगों की रक्षा के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं लाल किले की प्राचीर से इस बात की चिंता व्यक्त की थी
और लगातार वहां पर जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी रक्षा की बात भारत करता है। नेपाल में लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की मांग भारत हमेशा करता रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत नेपाल के संदर्भ में भी यही चाहेगा कि वहां पर लोकतंत्र जल्द से जल्द वहां पर संजीव जी ये बताइए कि ये जो चीन के दखल की बात हो रही है ये कितना गहरा है? देखिए, चीन का दखल वो अवश्य करने की कोशिश करता है और चीन भारत को, भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से घेरने की कोशिश करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से नेपाल को भी अपने डेट ट्रैप में, कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिशें की हैं। और दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो ओली जैसे जो नेता हैं उनके कार्यकाल के दौरान चाइना का ये जो दखल है वो और अधिक बढ़ा। जो वहां पे प्रधानमंत्री ओली ने जाहिर है कि अपनी गलत नीतियों की वजह से नेपाल में चाइना को आने का और गहरा प्रभाव बनाने का मौका दिया। लेकिन अच्छा है कि अब उनकी विदाई हो चुकी है, उनको सत्ता से बेदखल होना पड़ा है। उनकी जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक ऐसा नेता कि जो कि जनता की आवाज ही दबाना चाहता था, जनता के ऊपर ही फायरिंग करना उसने शुरू कर दिया था। तो ऐसे में तो उसका पतन होना था और ये पतन अच्छा है। और इससे क्या है कि जो नई जो लीडरशिप आ रही है, जो ये गुणवत्तापूर्ण। ठीक है संजीव जी, मैं आती हूँ आपके पास। प्रफुल्ल बख्शी जी, सर ये बताइए कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा, उसको लेकर भी बार बार ये कहा जा रहा है कि जो घुसपैठिए हैं उसको लेकर एक चिंता जताई जा रही है। क्या लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे हालात में, जब वहाँ पर प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन के बाद अब जो है जैसे कि नाम सामने आ रही है सुशीला कार्की के पीएम बनने के। लेकिन सर ये भी बता दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी, जैसे कि राम जी बता रहे थे, कुछ लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ भी। क्या लग रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितने ज्यादा भारत को सतर्क रहना चाहिए अभी? संगीता जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और जैसे हम कह रहे थे और संजीव जी भी अभी ने बोल रहे थे कि सुरक्षा तो सदैव हमारी चिंता रही है। और जो चाइना की जो बात कर रहे थे, चाइना ने श्रीलंका से वही गेम खेला, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में आया, डिस्टेबलाइज करने की बात करी और हमारे खिलाफ कार्यक्रम की। और फिर नेपाल में पहले भी ट्राई कर चुका, अभी भी ट्राई कर चुका है। इन सारे खेल के पीछे चाइना है और चाइना ही अपनी ये पूरी उसकी स्थिति तभी मजबूत होगी जब भारत की स्थिति कमजोर होगी। तो ये आप बात मान के चलिए कि इसमें भारत की जो डिफेंस सिक्योरिटी की मामला है वो बहुत ही सीरियस है। और आपको ये बता दूं कि जब वो अपना नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर बढ़ा रहे हैं, लद्दाख से लेके अगर अरुणाचल तक, उन्होंने अब एब्सोल्युटली रेलवे लाइन इंक्रीज कर दी, रोड इंक्रीज कर दिए हैं। वो नेपाल के इस होके गुजर रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं। नेपाल के बाद भूटान के बाद राइट अप टू डाउन। तो पूरा का पूरा वो अब एंट्री करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही बात आपने कही। फिलहाल समय की इतनी ही कमी थी। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। संजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रफुल्ल बख्शी जी आपका भी धन्यवाद और साथ ही राम जी आपका भी धन्यवाद। तो आपने सुना कि जैसा कि हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए थे और उन्होंने जब वहां के लोगों से बात की तो सुशीला कार्की के नाम को लेकर लोगों ने सहमति जताई, यानी कि नारी शक्ति के नाम पर पूरे नेपाल में जो है सहमति बन गई है। और जैसे कि खबर सामने आ रही है कि सुशीला को ही पीएम का पद वहां पे मिलेगा, वो पीएम पद की शपथ लेने वाली हैं। उग्र आंदोलन के बाद जो है अब जो है पीएम के लिए नामों की जो है घोषणा हो चुकी है, घोषणा होने की और शपथ लेने की बात कही जा रही है।